जिम्मेदार नहीं है। लाखों बच्चों को मौत के मुंह में धकेलकर किस मुंह से कह रहे हैं कि ये जिम्मेदार नहीं है? तो खार्किव में शेलिंग में फंसकर एक भारतीय छात्र नवीन की जान चली गई। सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं शोकाकुल परिवार को सांत्वना देना चाहती हूँ, ढांढस बंधाना चाहती हूँ और नवीन को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। और इसी के साथ मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं होगा कि विलुप्त होती दूरदृष्टि, गैर जिम्मेदारी, संवेदन शून्यता, निर्दयता और निष्ठुरता जो मोदी सरकार ने इस पूरे प्रकरण में दिखाई है, उसके कारण आज एक भारतीय छात्र, एक होनहार छात्र की जान चली गई। और अगर किसी दूध पीते बच्चे से भी ये बात पूछी जाए कि ये जिम्मेदारी किसकी थी कि यूक्रेन में पढ़ने वाला हर नागरिक, हर बच्चा सुरक्षित रूप से घर वापस पहुंच सके, तो एक दूध पीता बच्चा भी इस बात का जवाब देगा कि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, ये मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है, ये विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है, ये भारतीय एम्बेसी की जिम्मेदारी बनती है। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहा है। जैसे जैसे लाइव शो करते हुए हमें बहुत सारे मीडिया के पत्रकार दिख रहे हैं वॉर जोन में, उनके लाइव टेलीकास्ट के बीच में आकर छात्र कह रहे हैं कि हमें मदद नहीं मिल रही है, आप गलत बात मत दिखाइए। बंकर से हमारे पास वीडियोज आ रहे हैं, बॉर्डर पर खड़े हुए छात्र छात्राओं के वीडियो आ रहे हैं और कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और एक ऐसा वीडियो मैं चाहती हूं कि आज की इस मीडिया बाइट में दिखाऊं। ये एक बच्ची है और हमारे बच्चे ने कॉन्फिडेंस दिखा के खुद चले गए। वो लोग वहाँ पे अपने रिस्क पे, अपने दम पे। आधे बच्चे अगवा हो चुके हैं, 3 लड़कियां हैं वो अगवा हो चुकी हैं। एक लड़की को हम खुद जानते हैं, वो टर्नोबिल यूनिवर्सिटी से है, वो 3 दिन से। ये एक स्टूडेंट है, भारतीय स्टूडेंट है लड़की, जो कि यूक्रेन में फंसी है किसी बंकर में, अपने कुछ छात्र मित्रों के साथ ये वीडियो बना रही है और बहुत ही गंभीर बात कह रही है। वो कह रही हैं कि भारत के छात्रों को मदद नहीं मिल रही है, इसीलिए वो रिस्क लेकर, अपनी रिस्क पर बंकर या सेफ लोकेशन से बाहर निकलकर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। उनको अगवा कर लिया जा रहा है। ये दावा कर रही है कि 3 लड़कियों को अगवा कर लिया गया है और बता रही है कि एक लड़की, यूनिवर्सिटी का नाम लेते हुए, कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक लड़की को मैं व्यक्तिगत रूप से जानती थी। क्या सच्चाई है इन वीडियोस की? बिना लाग लपेट के मैं मोदी सरकार से और मोदी जी से 3-4 सवाल पूछना चाहती हूं। पहला सवाल कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो अनअकाउंटेड हैं, जिनसे संपर्क साधा नहीं जा रहा है, जो कि लापता हैं? क्या ऐसे बच्चों की नामजद सूची तैयार करने का काम इंडियन एम्बेसी ने किया है? क्या मोदी सरकार की कोशिश है कि ऐसे वीडियोस की सत्यता को जाना जाए, ये पता लगाया जाए कि क्या सच में भारत के बच्चे, हमारे देश के नागरिक अगवा किए जा रहे हैं? क्या लड़कियों को अगवा किया जा रहा है? क्या उनके साथ दिन ब दिन बदसलूकी बढ़ती जा रही है? ये पहला सवाल है। क्या ऐसी कोई कोशिश मोदी सरकार द्वारा की गई है? दूसरा सवाल नवीन से जुड़ा हुआ सवाल है। कितने ऐसे छात्र छात्राएं हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि खतरे के जोन में हैं, जो कि बमबारी के बीच में हैं, गोलाबारी के बीच में हैं, जो कि शेल फायर में फंसे हुए हैं या क्रॉस फायर में फंसे हुए हैं? क्या खतरे के जोन में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई सूची मोदी सरकार ने तैयार करने की कोशिश की है? क्या इंडियन एम्बेसी के पास ऐसी कोई जानकारी है कि इतने बच्चे हैं वो बंकर में हैं, इतने बच्चे हैं वो किसी सेफ प्लेस में हैं, किसी बेसमेंट में हैं, और इतने बच्चे हैं जो कि खतरे के जोन में हैं, जिनको एक इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत है या इमीडिएट सपोर्ट की ज़रूरत है? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि एक विस्तृत इवैक्यूएशन प्लान क्या मोदी सरकार ने बनाया है?
क्योंकि इवैक्यूएशन होगा, मंत्री भेजे जाएंगे, अब एम्बेसडर्स से बात होगी, ये तसल्ली, ये भरोसा जताया तो जा रहा है, लेकिन एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जमीन पर क्या हो रहा है? बंकर में फंसे हुए स्टूडेंट्स को किस तरीके से इवैक्यूएट किया जाएगा, उसका क्या प्रोसेस होगा? बॉर्डर पर खड़े हुए स्टूडेंट्स को कैसे बाहर ले जाया जाएगा, बॉर्डर क्रॉस किया जाएगा, सेफ पैसेज दिलाया जाएगा, उसका क्या प्रोसेस होगा? और जो खतरनाक जोन में बच्चे हैं, जिनकी जान पर बनाई है, उनको निकालने का क्या प्रोसेस होगा? क्या इस तरीके की कोई जानकारी मोदी सरकार दे सकती है? चौथा सवाल, और ये सीधा मोदी जी से सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी हमेशा उनके पर्सनल रिलेशन से प्रभावित होती है। हमने देखा बिरयानी खाना, हमने देखा साड़ी शॉल डिप्लोमेसी, हमने झूला झूलते हुए भी देखा, गलबैयां होते हुए भी देखा, नमस्ते ट्रंप भी देखा। तो क्या मोदी जी ने व्यक्तिगत तौर पर कोई महत्वपूर्ण कोशिश की है रशिया और यूक्रेन के हेड ऑफ द स्टेट से बात करने की, या सरकारों से बात करने की, कि हमारे स्टूडेंट्स को सेफ पैसेज मिले, कि उनकी आर्मी ये बदसलूकी बंद करे, ये बदतमीजी बंद करे, ये लातों से डंडों से पीटना, ये गन शॉट फायर करना, ये हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर इस तरीके की ज्यादतियां बंद हो सके? क्या मोदी जी ने कोई पहल की है? और पांचवा सवाल, ये कहा जा रहा है, इंडियन एम्बेसी कह रही है कि हम बॉर्डर कंट्री से बात कर रहे हैं, जो बातचीत अमेरिका जैसे देश 1 महीना पहले पूरा कर चुके थे, ताकि कोई प्रायर अप्रूवल ना लेना पड़े उनके नागरिकों को बॉर्डर क्रॉस करते हुए। क्या इंडियन एम्बेसी ने हॉलैंड, पोलैंड, माफ कीजिए, हंगरी, पोलैंड या रोमानिया, किसी ऐसे देश से बात की है? किस देश से बात हो गई है? कौन सा ऐसा बॉर्डर है जहां से हमारे स्टूडेंट सेफ पैसेज के साथ सीमा लांघ सकते हैं, कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई जानकारी विदेश मंत्रालय के पास है, इंडियन एम्बेसी के पास है? और अगर इन पांचों में से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई सूची नहीं बनाई गई है, कोई विस्तृत इवैक्यूएशन प्लान नहीं है, मोदी जी ने केवल वोट की अपील करने के अलावा रशिया और यूक्रेन से कोई अपील नहीं की है अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं समझती हूं कि चाहे नमामि गंगे हो या ऑपरेशन गंगा हो, इनके नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। ये ऊंची दुकान तो है, पर इनके फीके पकवान हैं। और मुझे कहना पड़ेगा कि आज मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के नागरिकों को गोलाबारी के बीच, बमबारी के बीच, क्रॉस फायर के बीच, शेल फायर के बीच लावारिस छोड़ दिया है। और ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर होने की जो परिभाषा मोदी जी गढ़ रहे थे, वो यही परिभाषा है कि आपदा के समय में, कठिनाई के समय में आत्मनिर्भर छोड़ दिया जाए, इसे लावारिस छोड़ना भी कहा जाता है। और यही हमारे देश के बच्चों के साथ यूक्रेन में हो रहा है। और मैं एक बार फिर नवीन का जिक्र करते हुए ये कहना चाहती हूं कि अब बात केवल ये नहीं रह गई है कि आतंक के साए में या हिंसा के साए में या डर के साए में जीना पड़ रहा है, वहां पर एक एक पल डर से घिरा हुआ बीतता है। अब बात यह भी नहीं रह गई है कि खाना नहीं है, पानी नहीं है, पैसा नहीं है, बंकर में फंस गए। अब बात जान पर बनाई है और इसकी गंभीरता मोदी जी को समझनी होगी। आज जब मोदी जी चुनावी भाषण देते हुए ये कह रहे थे कि घर घर जाओ और मेरा संदेश पहुंचाओ और मेरे लिए वोट बटोरो, तो नवीन की वहां पर जान गई थी, वही समय था। और मैं समझती हूं कि अब और देर ना हो जाए, नवीन जैसे और छात्र छात्राओं को ऐसी कठिन परिस्थिति से ना गुजरना पड़े, इसके लिए मोदी सरकार को, मोदी जी को कुछ पुख्ता कदम जरूर उठाना चाहिए। और एक बार सोचना चाहिए कि आज जब हम सब अपने परिवारों के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, खुशी का अवसर है, तो कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी जान जो है, जिनकी सांसें जो है वो हलक में अटकी हुई हैं, जिनको कुछ नहीं पता कि कल उनके बच्चों की क्या हालत होगी या क्या खबर उनके पास आ जाएगी। तो देश के अभिभावक होने के नाते मोदी जी चुनावी भाषण तो दीजिए, लेकिन कार्रवाई जरूर कीजिए। और एक कार्रवाई मैं चाहती हूं कि प्रहलाद जोशी के ऊपर भी जरूर होनी चाहिए। ये कह देना कि 99% बच्चे जो बाहर मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं वो नीट की परीक्षा में फेल होते हैं, इसकी क्या तुक है? ये कहने का क्या मकसद है? और कहीं ना कहीं
ये कहना ही पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की निर्लज्जता की कोई सीमा नहीं है, कोई हद नहीं। अरे अगर आप लोग किसी का दुख बांट नहीं सकते, किसी के आंसू पोंछ नहीं सकते, किसी की मदद कर नहीं सकते, तो कम से कम जले पर नमक तो मत छिड़किए। 85,000 सीटें हैं मेडिकल की हमारे देश में, 18 लाख बच्चे बैठते हैं। 85,000 से बढ़ाकर कितने लाख आपने सीटें कर दी, इसका ब्यौरा देते ना एक बार, ये कहने की बजाय कि बच्चे फेल हो जाते हैं। और जो बच्चे फेल हो गए हैं, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, भारत में महंगी पढ़ाई नहीं कर सकते, नाली की गैस से पकौड़ा तलने के लिए तैयार नहीं है, जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं, तो उनकी जान की रक्षा नहीं करेंगे आप? उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? उनकी जान इतनी सस्ती है कि ऐसे वक्त में आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं। मैं समझती हूं ऐसे बयान की जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी भर्त्सना की जाए, वो कम है। और मोदी जी को स्वयं आगे आकर माफी मांगनी चाहिए, प्रहलाद जोशी को माफी मांगनी चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के अपमानजनक बयानबाजी पूरी तरह से बंद हो। और ये एक लंबी प्रक्रिया जो शुरू हो गई है, एक के बाद एक निकलकर आप अपनी विफलताओं का ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ रहे हैं, ये भी बंद होना चाहिए। ऑप्टिक्स नहीं, आउटकम चाहिए, नजारे नहीं, नतीजे चाहिए। 100 बच्चे आते हैं, आप फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं, जरूर करिए, लेकिन 20,000 बच्चे जो फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकालने की कवायद भी शुरू करिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी लगातार दबाव बनाती रहेगी, लगातार सवाल पूछती रहेगी। और मैं चाहती हूं कि हमारे मीडिया के जो मित्र हैं उनकी भी ये पूरी जिम्मेदारी बनती है, और इसका निर्वहन भी वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। सही तस्वीर दिखाने का काम करें और सरकार पर दबाव डालने का काम करें, क्योंकि आज हो सकता है किसी और के बच्चे फंसे हैं, कल हमारे बच्चों के ऊपर भी ऐसी आपदा आ सकती है। और मोदी सरकार अगर इस बार तत्परता के साथ, मुस्तैदी के साथ काम नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूं कि ये एक और नई प्रक्रिया को जन्म देगा। तो बहुत जरूरी है कि उन बच्चों को वापस लाया जाए। और ये जो 5 सवाल आज मैंने पूछे हैं, मैं जल्दी से एक बार फिर इनको दोहराना चाहूंगी। और वो 5 सवाल की नामजद सूची, कितने विद्यार्थी, कितने स्टूडेंट्स लापता हैं, नामजद सूची, कितने विद्यार्थी, कितने स्टूडेंट्स खतरे के जोन में हैं, डेंजर जोन में हैं, क्या किस तरीके का एक विस्तृत इवैक्यूएशन प्लान है, क्या मोदी जी ने स्वयं कोई पहल, कोई कोशिश की है कि वो बातचीत करें रशिया और यूक्रेन के साथ, क्या इंडियन एम्बेसी किसी भी बॉर्डर स्टेट से बातचीत करने में कामयाब हुई है। ये सारी जानकारी आज सार्वजनिक करना, माता पिता को ये जानकारी मिलना, बच्चों को ये जानकारी मिलना और भारत के हर नागरिक को ये जानकारी मिलना बहुत जरूरी है, और ये मोदी सरकार का कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। वापस आ रहे हैं भारत, उनके स्वागत के लिए हेल्थ मिनिस्टर गुलाब का फूल लेके खड़े हैं वहाँ पे। एक मंत्री हैं आके सिंह को संबोधित कर रहे हैं। शहनवाज हुसैन का बयान आता है कि जान पर अगर कोई रहेगा उसे भी मोदी सरकार वापस ले आएगी। ये जो क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, क्या लगता है कि देर होने के बाद भी एक सरकार के अलग अलग लोगों के द्वारा एक क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, उसे आप कैसे देखते? देखिए, मुझे लगता है ये बात बहते हुए पानी की तरह साफ है कि जब नाक तक पानी आ गया तब मोदी सरकार ने हाथ पैर मारने शुरू किए, कि जब आग लग गई तब मोदी जी बाल्टी ढूंढने के लिए निकले कि अब बाल्टी में पानी भरा जाए और आग बुझाने की चेष्टा की जाए। और ये बात भी जग जाहिर है कि तमाम बड़े देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, 1 महीने पहले से इन्होंने अपने नागरिकों को आगाह करने की कवायद शुरू कर दी थी। और यही नहीं, जो बॉर्डर कंट्रीज हैं उनसे बातचीत करने की कवायद शुरू कर दी थी, ताकि बिना अप्रूवल के उनके देश के लोग पहले से पहुंच जाएं। और बहुत सारे वीडियोस जो सामने आए हैं उनमें ये तक कहा गया है कि पाकिस्तान भी अपने स्टूडेंट्स को बहुत हद तक बॉर्डर क्रॉस करवाने में, पोलैंड के बॉर्डर से सेफ पैसेज दिलवाने में कामयाब रहा है। तो ये इन तमाम विफलताओं को ढांकने के लिए मुझे लगता है कि गाल बजाने का काम करना ज़रूरी हो जाता है मोदी सरकार के लिए, और वही वो कर रही है। दूसरे के गाल लाल हैं तो अपने को तमाचा मार के भी लाल करेंगे, और वही देखने को मिल रहा है। और ये बात मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक नफ़े नुकसान से परे हैं,
और मुझे लगता है 20,000 छात्रों की ज़िंदगी बचाना भी उस राजनीतिक नफ़े नुकसान से परे बात है। तो ये श्रेय बटोरना चाहे बटोर लें, उससे कोई मुझे आपत्ति नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। लेकिन वो 20,000 छात्र जीवित वापस आ जाएं। मैंने कल भी ये बात कही कि घर वापसी घर वापसी घर वापसी का राग अलापने वाले अब उन 20,000 छात्र छात्राओं की सुरक्षित घर वापसी मोदी जी करवा दें, मोदी जी के मंत्री करवा दें। देर जरूर हो गई है पर दुरुस्त हो जाएं तो भी मैं समझती हूं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन अभी तक ऑपरेशन गंगा के नाम पर केवल अपनी पीठ थपथपाने और गाल बजाने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर मोदी जी खाली टनल में भी हाथ हिला सकते हैं तो उनके लिए नज़ारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो नज़ारे आप बनाइए नतीजे देने के बाद, ऑप्टिक्स हो जाएं लेकिन आउटकम के बाद। राजनीति आप तमाम सवाल कर रही हैं, लेकिन एक तरफ मंत्री खुद जा रहे हैं, चार मंत्री निकल रहे हैं 4 नेबरिंग कंट्रीज के अंदर लुक आफ्टर करने के लिए इवैक्यूएशन प्रोसेस को, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा जो लैप्स दिखाई देता है सीधे तौर पर खुली आंख से, वो ये कि एक तरफ कहा जाता है कि सुबह में एक एडवाइजरी जारी होती है कि स्टूडेंट जहाँ हैं वहाँ रहें, उनके लिए इंतजाम किया जा रहा है, और विदिन 2 आवर्स की कॉल एडवाइजरी आ जाती है कि आप कीव छोड़ दीजिए बाय एनी मीन्स, आप ट्रेन से या किसी और भी तरीके से आप कीव छोड़ दीजिए। तो आपको लग रहा है कि वाकई जो आप सवाल कर रही हैं वो तो वाजिब है, क्या उस तरफ ये चीजें जा रही हैं कि कोई कंक्रीट प्लान के तहत ये काम हो रहा है, आपको लगता है? देखिए, मैंने कल की प्रेस वार्ता में भी ये बात कही कि तमाम एडवाइजरी जो इंडियन एम्बेसी ने जारी की हैं वो विरोधाभासी हैं। तो एक एडवाइजरी आती है, वो कह देती है कि आप गूगल मैप के ज़रिए आप कोई सेफ प्लेस ढूंढ लें, कोई बंकर ढूंढ लें और वहाँ चले जाएं। एक एडवाइजरी मतलब कि आपको गूगल मैप के सहारे भारत सरकार ने छोड़ दिया। एक एडवाइजरी आती है, वो बताती है कि इंडियन एयरलाइन की 3 फ्लाइट्स उड़ेंगी और वो तीनों फ्लाइट युद्ध शुरू होते ही रद्द कर दी जाती हैं। फिर कहीं से कोई सूचना आती है कि मुफ्त में ले जाया जाएगा, लेकिन मुफ्त जैसी कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स खुद बताते हैं कि उनको 70-70 हज़ार रुपये तक का किराया देना पड़ रहा है। और जो आप बात कह रहे हैं वो तो बहुत गंभीर बात है। युद्ध क्षेत्र में जब लगातार एयर सायरन्स बज रहे हैं, जब कहीं पर भी बम्बार्डिंग हो रही है, जब गोलाबारी और बमबारी की कोई अंत की कोई गुंजाइश ही नहीं है और एक छात्र की जान भी चली गई इसी शेल फायर के बीच में, ऐसे समय पर ये कहा जाए कि आप कीव छोड़ दीजिए, ये क्या कोई मजाक है? कैसे कीव छोड़ दिया जाए? कभी आप कहते हैं कि गूगल मैप के जरिए आप बंकर में छुप जाइए, कभी आप कहते हैं कि आप खुद आत्मनिर्भर होकर निकल पड़िए बमबारी के बीच में और जाकर आप राजधानी को छोड़कर कहीं और चले जाइए। जो बच्चे किसी भी तरह से कीव छोड़कर बॉर्डर तक पहुंचने की कोशिश करके सफल हो पाते हैं तो बॉर्डर पर उनको लाते जमाती है पुलिस और उसके बाद गन शॉट फायर होते हैं। वहां पर कह दिया जाता है कि आप रोमानिया के बॉर्डर पर चले जाइए। तो ये क्या मोदी जी को ये सब कुछ मजाक लग रहा है? और एक ऐसे ही अपने आप को युग पुरुष कहने वाले मोदी जी क्या इतना भी नहीं समझ पाए पिछले 1 महीने में कि यूक्रेन और रशिया के बीच में कैसी तनाव की स्थिति बढ़ रही है और युद्ध होने वाला है? कि सब कुछ मैंने जैसा कि कहा कि नाक तक पानी आने तक वो रुके रहे, बैठे रहे और अब केवल एक नीजर्क रिएक्शन देते हुए और कहीं ना कहीं अपनी फजीहत को बचाने के लिए ये कर रहे हैं कि हम मंत्री भेज दें, हम संतरी भेज दें, हम ऑपरेशन गंगा शुरू कर रहे हैं। अरे एक बच्चे की जान चली गई, कितने बच्चे हमें पता नहीं है कि वहां से बचकर वापस आ पाएंगे। रोज खबर आ रही है कि कुछ छात्र छात्राएं अगवा हो रहे हैं, पता चल रहा है कुछ लापता हो रहे हैं और मोदी जी का मंत्रालय जो है वो यहाँ पर एडवाइजरी दे रहा है कि आप निकल जाइए कीव में। मैं समझती हूँ कि ये पूरी तरीके से गैर जिम्मेदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण है और इसी के साथ साथ सरकार की संवेदन शून्यता का भी प्रमाण है कि वो इस तरीके के विरोधाभासी एडवाइजरी जारी करके भ्रम, संशय और आतंक का माहौल खुद बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं आपको लगता? क्योंकि वहां पर अगर एडवाइजरी इंडियन एम्बेसी जारी कर रही है तो क्या सिंक्रोनाइजेशन जो वहां पे लोकल अथॉरिटीज हैं, जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट है, उसके साथ क्या सिंक्रोनाइजेशन बिल्कुल साफ तौर पे लग रहा है कि नहीं है? ये एक कूटनीतिक फेल्योर है या नहीं? ये रशिया भी अब जो अटैक कर रहा है, रशिया तक जैसे आपने कहा मांग तो उठाई आपने कि अप्रोच करे वहां पे के सेफ पैसेज हो, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि वो भी पूरा सिस्टम कोलैप्स है क्योंकि वहां लोकल अथॉरिटीज कुछ भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है? सबके पास पोलैंड बॉर्डर या नेबरिंग कंट्रीज में आके ही वहां तक हमारे मिनिस्टर पहुंच पा रहे हैं, यूक्रेन के अंदर नहीं। देखिए, भारत की कूटनीति कितनी ढुलमुल है, कितनी लचर है,
इस बात पर तो एक अलग ही प्रेस वार्ता हो सकती है। मैंने कल भी जिक्र किया कि चीन के तरफ से अग्रेशन होता है तो मोदी जी, हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, पर मोदी जी कहते हैं कोई घुसा नहीं, कोई आया नहीं। आप साड़ी शॉल डिप्लोमेसी करके आते हैं, रेड कार्पेट वेलकम ISI को देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, हम पर ही इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। और लगातार आप अपने पर्सनल अप्रोच को से फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और हमें मुंह की खानी पड़ती है। और इस यूक्रेन के पूरे प्रकरण में पहले दिन से कूटनीतिक विफलता तो है ही, उसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा कि कोई फोरसाइट ना होना, दूरदृष्टि की पूरी कमी होना, और एक अंतरराष्ट्रीय तनाव की जो एक परिस्थिति पैदा हो रही थी उसके प्रति पूरे तरह से उदासीन होना, ये कोई सरकार कैसे कर सकती है। और ये जानते हुए कि हमारे देश के हजारों बच्चे हर साल यूक्रेन जाते हैं पढ़ने के लिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आज पता चली है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक जो लोकल लेवल पर सिंक्रोनाइजेशन या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो भी नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये नीजर्क रिएक्शन देने के लिए मजबूर होती है सरकार, क्योंकि सुनियोजित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से भारत के नागरिकों को वापस लाने की कोई तैयारी की ही नहीं गई। इसीलिए मैंने कल पूरा एक ब्यौरा दिया था, एक पूरी क्रोनोलॉजी समझाई थी कि किस तरह से 1 महीने पहले जो सारे देशों ने एडवाइजरी जारी की, अपने नागरिकों के बारे में जानकारी इकट्ठा की कि कौन किस यूनिवर्सिटी में है, कहाँ पहुँचा है, क्या लोकेशन है, वो हमने 1 महीने बाद पूरी प्रक्रिया शुरू की। और इसी का नतीजा है कि हम धीरे धीरे करके ऐसी कगार पर पहुँच गए कि आज वहाँ के बच्चे भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी कहाँ हैं, और सिर्फ इंडियन सिटीजन से क्यों फंसे हैं, बाकी नागरिक कैसे निकाल दिए गए, हमारे पड़ोसी देश तक नागरिकों को निकालने में, सेफ पैसेज दिलवाने में कैसे सक्षम हो गए। तो मोदी जी का ध्यान अगर चुनाव प्रचार के बजाय जिंदगी बचाने में होता, चुनावी भाषण देने और जुमले सुनाने के बजाय अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति पर उनकी निगाह होती, तो मुझे लगता है कि आज ये खामियाजा नवीन को नहीं भुगतना पड़ता, और इतने जो 20,000 विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें नहीं भुगतना पड़ता। आज माँ बाप एक जगह खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि हम असहाय हैं, बच्चे बंकर्स में बैठकर कह रहे हैं हम असहाय हैं, इंडियन एम्बेसी का नंबर लगाते हैं तो कोई नंबर उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही मर्मस्पर्शी और मन को विचलित करने वाली ये परिस्थिति है, जो कि कूटनीतिक विफलता का तो परिचय दे ही रही है, और इसी के साथ साथ मोदी जी की आत्ममुग्धता का भी परिचय दे रही है कि वो कहीं ना कहीं अपने चुनावी राजनीति के दलदल में इस तरह फंसे हुए हैं कि प्रधानमंत्री की भूमिका जो होनी चाहिए उसमें पूरी तरीके से विफल साबित हुए। जिम्मेदार किसको मानते हैं मैम, सीधे तौर पे सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी बनती है और जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैंने शुरू में ये कहा, मैंने तो जो पंक्तियां सुनाई उसमें भी ये कहा कि कैसे कह दें मोदी सरकार गुनहगार नहीं है, और किस मुंह से ये कहते हैं कि ये जिम्मेदार नहीं है। भाई, जितने भी भारतीय नागरिक विदेश में रह रहे हैं, और वो भारतीय नागरिक हैं, 2 साल के लिए गए हैं, पढ़ने के लिए गए हैं, किसी काम के लिए गए हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, और भारत सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री की है, नरेंद्र मोदी जी की है। लेकिन आपके पास समय है मन की बात कहने के लिए, 1.5 घंटा भाषण देने के लिए। आप मणिपुर और उत्तर प्रदेश में वोट अपील कर रहे हैं, आज आप कह रहे हैं कि घर घर जाकर मेरा संदेश ले जाओ। अरे घर घर जाकर पहले ये संदेश पहुंचाइए कि हाँ मैं हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे आप लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया है, मैं हूं। मैं सिर्फ चुनाव में भाषण देने के लिए नहीं हूं, मैं आपकी जिंदगी बचाने के लिए भी हूं। ये नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहिए था, हर रैली से, हर ट्वीट से, हर सोशल मीडिया से लेके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर हर माध्यम के जरिए ये लोगों को बताना चाहिए था कि मैं हूं आपके लिए। और अगर नरेंद्र मोदी ये नहीं कर पाए हैं, अगर इतना भय है, इतनी कंफ्यूजन है, इतना भ्रम है, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की है, उनकी सरकार की है। और तो किसी देश को अपने मंत्री नहीं भेजने पड़े बच्चों को सेफ पैसेज दिलवाने के लिए, हमें क्यों भेजने पड़ रहे हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना मोदी जी से। आपको क्यों जरूरत पड़ रही है कि आपके मंत्री वहां जाकर बैठे? क्यों जरूरत पड़ रही है कि कांग्रेस पार्टी बार बार प्रेस ब्रीफिंग करके ये सवाल पूछे? इन सवालों के जवाब तो आपको खुद देने चाहिए थे, आपको आना चाहिए था। जैसे कि आप आते हैं रात को 8 बजे सूचनाएं देने के लिए, आपको कहना चाहिए था कि ये सूची तैयार है, ये इतने बच्चे हैं जो वो खतरनाक जोन में है, इतने बच्चे इन बंकर्स में हैं, इतने बच्चे इन बंकर्स में हैं, और हम इनकी सेफ पैसेज के लिए, हम इनकी घर वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। पर सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ जुमलेबाजी है। मैंने कल कहा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अब इस तारीख को ये कर देंगे, इस तारीख को ये हो जाएगा, इस तारीख को ये तारीख। बच्चों की जान जो रोज जा रही है, ये तारीख का इंतजार करेगी?
या आपके झूठ पे झूठ के सच होने का इंतजार करेगी? मैं समझती हूँ जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की है।